तो अब अपन लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलो अपन देखते हैं इसके बारे में। कल कुछ चीजें बताई थी, इसको फटाक में से रिवाइज करते हैं और फिर अपन आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है और इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में भी अपने को पता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। अब जैसे मान लो मेरे सामने एक पेड़ है, वो पेड़ पे मेरे को बाहर से क्या दिख रहा है? पत्ती दिख रही है, स्टेम दिख रही है, लीफ दिख रहा है, रूट दिख रहा है। जो भी चीज मेरे को बाहर से दिख रही है उसको मैं बोल दूंगा कि वो उसके क्या है, वो उसके एक्सटर्नल फीचर है। और अगर मैं एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करता हूं तब इस चीज को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे अपन ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की। और मेरे को पता है फ्लावरिंग प्लांट कौन से है, तो फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म्स को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वो प्लांट किंगडम में सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है जो क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब मेरे को पेड़ पे क्या क्या दिखता है बाहर से? फिजिकली अगर मैं देखूं तो मेरे को पेड़ पे क्या क्या दिखता है? लीफ दिखती है, रूट दिखता है, स्टेम दिखता है, फिर फ्रूट दिखता है, फ्लावर दिखता है और बड दिखता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बाहर से देख सकता हूं पेड़ में। और जब मेरे को ये चीज बाहर से दिख रही है मतलब ये सब क्या है? ये सब पेड़ों की मॉर्फोलॉजी है। मतलब इन सब चीजों की अपन क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। अपन देखने वाले कि लीव्स कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने डिफरेंट टाइप की लीव्स होती है। फिर बड देखेंगे अपन, रूट देखेंगे, स्टेम देखेंगे, फ्रूट और फ्लावर, सबके बारे में अपन स्टडी करेंगे। कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं तो प्लांट में दो मेन सिस्टम पाए जाते हैं। क्या क्या दो मेन सिस्टम होते हैं? तो एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। तो प्लांट में दो इंपॉर्टेंट सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। कल मैंने एक और चीज बताया था कि जो डाइकॉट सीड होता है वो कैसा दिखता है? उसमें रेडिकल और प्लूम्यूल पाया जाता है और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? तो ये है कॉटिलिडॉन्स, ये कॉटिलिडॉन्स है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोला जाता है प्लूम्यूल और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोला जाता है रेडिकल। तो अगर मैं बात करूं डाइकॉट सीड की, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है डाइकॉट सीड का। और डाइकॉट सीड का एक एग्जांपल है ग्राम, चने को तुम लोग देखोगे, चने को जब तुम लोग फुला लोगे और चने को अपन पानी में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तब तुम लोग चने को देखना, तुम लोग चने को दो इक्वल पार्ट में इजीली बेक कर पाओगे। चने को बहुत इजीली तुम लोग दो इक्वल पार्ट में बेक कर पाओगे। इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि वो पहले से ही डाइकोटिलिडॉन होता है, उसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है ये पर्टिकुलर डायग्राम है डाइकॉट सीड का, इसमें दो कॉटिलिडॉन होते हैं, ये एक कॉटिलिडॉन, ये दूसरा कॉटिलिडॉन। फिर ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है प्लूम्यूल, नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है रेडिकल। ये जो रेडिकल होता है ये आगे चल के रूट्स की फॉर्मेशन करता है और ये जो प्लूम्यूल होता है ये आगे चल के शूट की या फिर अपन बोल सकते हैं स्टेम की फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए कि डाइकॉट प्लांट में वो जो डाइकॉट सीड होती है उसके पास दो कॉटिलिडॉन होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। प्लूम्यूल आगे चल के शूट की या फिर स्टेम की फॉर्मेशन करता है और रेडिकल आगे चल के रूट की फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया अपना डाइकॉट सीड के बारे में। चलो, तो ये अपन ने देख लिया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम जो होता है ये अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड मतलब तुम लोग देख लो जितने भी प्लांट है सारे प्लांट की जो जड़ होती है, रूट होती है, वो जमीन के नीचे होती है। तो रूट सिस्टम कैसा पार्ट है प्लांट का? जमीन के नीचे का पार्ट है। शूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शूट सिस्टम जो है इसको मैं बोल सकता हूं अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है। और ग्राउंड के ऊपर क्या? तो लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब ग्राउंड के ऊपर पाए जाने वाला पार्ट है। तो अपन दो इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। कल अपन ने डिस्कस करना चालू किया था रूट सिस्टम, कल रूट सिस्टम अपन ने डिस्कस करना चालू किया था और मैंने तुम लोगों को यह भी बता दिया था कि डाइकॉट में रेडिकल होता है और यही रेडिकल आगे चल के किसकी फॉर्मेशन करता है? रूट की फॉर्मेशन करता है। और ये जिस रूट की फॉर्मेशन करता है उस रूट को बोला जाता है प्राइमरी रूट। क्या बोला जाता है? प्राइमरी रूट बोला जाता है।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सभी लोगों को समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी कि डाइकॉट प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है वो किससे बनता है, रेडिकल से बनता है, और ये रेडिकल जो आगे चल के रूट बनाता है, इस रूट को प्राइमरी रूट बोला जाता है। अब अभी तक के तो मैं रूट 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 बोल रहा था, अब एकदम से मैंने प्राइमरी रूट क्यों बोल दिया, इसका रीजन बताता हूं। अब जैसे मान लो सॉइल है, मैंने लिख दिया कि ये क्या है, ये मान लो सॉइल है। अब ये मैंने कह दिया कि ये इसमें रूट है, तो ये जो तुम लोगों को मेन रूट दिख रही है ना, जो मेन रूट होती है, जो सॉइल में मेन रूट जो सॉइल से अटैच रहती है, दिस मेन रूट इज नोन एज प्राइमरी रूट, इसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। फिर इस रूट पे तुम लोग देखोगे तो इस रूट पे ऐसी ब्रांचिंग होती है, इस रूट में इस तरीके से ऐसी ब्रांचिंग होती है, और ये जो ब्रांचिंग हो रही है, इस ब्रांचिंग को बोला जाता है सेकेंडरी रूट। ये ब्रांचिंग को कहा जाता है सेकेंडरी रूट। और फिर इस ब्रांचिंग में भी और छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, या और ज्यादा ब्रांचिंग होती है, और इसको कहा जाता है टर्शियरी रूट। तो ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज कि रूट सिस्टम जो होता है डाइकॉट प्लांट में, वो रेडिकल से बनता है, और रेडिकल जो रूट बनाते हैं उनको प्राइमरी रूट बोला जाता है। अब ये हो गया अपने डाइकॉट प्लांट के बारे में। अब अगर मैं बात करूं रूट की, तो तुम लोगों को एक चीज बताता हूं। ये हो गया अपना रूट के बारे में। कल मैंने तुम लोगों से बात किया था रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रूट की, अगर रूट के टाइप्स के बारे में मैं बात करूं, तो रूट के जो होते हैं वो टोटल कितने टाइप होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के रूट होते हैं। कौन से रूट होते हैं, चलो बात करते हैं अपन। तो देखते हैं 3 डिफरेंट टाइप के कौन से रूट है। एक है टैप रूट सिस्टम, एक है टैप रूट सिस्टम, फिर अगला जो है वो है फाइब्रस रूट सिस्टम, और अगला जो है ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो प्लांट्स में 3 अलग अलग टाइप के रूट्स पाए जाते हैं। कौन से 3 अलग अलग टाइप के रूट पाए जाते हैं, तो ये रूट होते हैं टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं, फर्स्ट अपन बात करते हैं टैप रूट की। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि टैप रूट में क्या पाया जाता है। टैप रूट में पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि टैप रूट में प्राइमरी रूट्स पाई जाती है, और प्राइमरी रूट्स के साथ साथ उसकी ब्रांचिंग प्रेजेंट रहती है। ब्रांचिंग का मतलब ये है कि उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स प्रेजेंट रहेंगे। ये होता है टैप रूट, कि टैप रूट में पहले तो प्राइमरी रूट्स आएंगे, सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी रूट्स आएंगे, फिर उस प्राइमरी रूट्स में ब्रांचिंग स्टार्ट होंगी, और ये ब्रांचिंग को अपन सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स बोलेंगे। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करूं, तो इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, इसका एक एग्जांपल था मस्टर्ड, और एक एग्जांपल था डाइकॉट प्लांट। तो सारे डाइकॉट प्लांट में कौन सा रूट देखा जाता है, जो सारे डाइकॉट प्लांट होते हैं उन डाइकॉट प्लांट में टैप रूट देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, अभी अगर एक चीज बताऊं तुम लोगों को मैं, तो जितना भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं ये सारी चीज दिमाग में फिट कर लो। एक बार अगर ये दिमाग में छप गई है, फिर दिमाग में फिट हो गई, तो फिर बार बार अपने को याद करना नहीं पड़ेगा, या फिर बस करना क्या पड़ेगा कि बार बार। देखो क्या होता है, जब मान लो मैंने आज क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, पहली बार क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे को अच्छे से क्रिकेट खेलना आएगा नहीं, बॉल मेरे बैट पे लगेगी, कई बार नहीं लगेंगी, कई बार मिस होंगे, कई बार आउट हो जाऊंगा मैं। बट रेगुलर अगर मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल तक के अगर रेगुलर क्रिकेट खेलता हूं, तो एक टाइम आएगा कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन बन जाऊं और अच्छे छक्के चौके मारूं। होगा क्या, ये क्यों होगा कि मैं इतना अच्छा बैट्समैन बन गया, इसका रीजन ये रहेगा कि मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की, रोज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना, रोज मैंने प्रैक्टिस की, रोज मैंने खेला। क्योंकि रोज मैंने प्रैक्टिस की, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि बॉल अगर वहां पे टिप हो रही है बॉल, तो मैं ऐसा बैट घुमाऊंगा, ऐसा करके 6 जाएगा। तो ये मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं, अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस लगेगी, तभी जाके मैं अच्छा क्रिकेट खेल पाऊंगा। उसी तरीके से ये जितनी भी चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर तुम लोग रेगुलर रिविजन करते हो और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हो इन सब चीजों को, 110% ये सारी चीज तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी। कोई भी चीज याद रखने का एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है, तरीके को अपनाओ तो वो सारी चीज याद रहेंगी। अगर उस ट्रिक को, तरीके को नहीं अपनाते हो तुम लोग, तो फिर वही एक काम बच जाएगा, रट्टा मारना। रट्टे मारने से या रट्टे से पता है कोई फायदा नहीं है। सीधी बात बताता हूँ, रट्टे का ऐसा है कि मेरे को याद आया तो वो मेरे लिए बहुत काम की चीज है। जो भी रट्टा मारा था वो सब मेरे दिमाग में याद आया, तो मेरे को समझ गया, मैंने लिख दिया। बट अगर वो रट्टा मारा है मैंने, तो क्या होगा, अगर मेरे को याद नहीं आया तो मेरे मार्क्स गए, मैं बस सोचते रह जाऊंगा यार मैंने याद नहीं आ रहा है, मेरा फोकस टाइम जाएगा और मेरा ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्लियर कट थोड़ा हार्डवर्क रखो, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में आ रहे हो। तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, जैसे जैसे तुम्हारी क्लासेस बढ़ेंगी, अभी तुम लोग 10th से 11th में आए हो, तुम लोग देख रहे होंगे सिलेबस एकदम से बढ़ गया होगा।
10th में साइंस में ही सिर्फ 16 चैप्टर थे, अब बायोलॉजी में ही 22 चैप्टर है। बायोलॉजी में साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो तुम लोगों ने 10वीं तक के पढ़ा एक ही सब्जेक्ट में, और उसी में कितने 10वीं तक के जब पढ़ा तो सिर्फ 16 चैप्टर्स थे। बट अब केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, बायो अलग, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 16 15 चैप्टर है, और बायोलॉजी की अकेले की बात करूं ना तो बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स है। तो ये क्या है, तो तुम लोगों को अगर मैं बात बताऊं तो तुम लोगों को मेहनत लगेंगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि अपन हायर क्लासेस में जाएंगे, थोड़ा बहुत मेहनत कम लगेंगी, मस्ती ज्यादा करेंगे, ये सब अगर पॉइंट तुम लोग दिमाग में रखते हो तो ऐसे में तुम लोगों को दिक्कत है। चलो, तो ये हो गया अपना टैप रूट सिस्टम। सेकेंड अगर रूट के बारे में बात करूं तो सेकेंड था फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के बारे में मैं अगर बात करूं तो सभी लोग ध्यान देना, फाइब्रस रूट में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रूट्स पाई जाती है, और ये प्राइमरी रूट्स जो होती है शॉर्ट लाइव्ड होती है। शॉर्ट लाइफ का मतलब ये कि बहुत कम टाइम के लिए प्राइमरी रूट्स होंगी। फॉर एग्जांपल, ये मान लो जड़ है तो ये इस तरीके से ऐसी प्राइमरी रूट्स रहेंगी, इस तरीके से, और बहुत छोटी छोटी प्राइमरी रूट्स रहेंगी। कभी किसी घास को उखाड़ के देखना तुम लोग, घास को अगर तुम लोग उखाड़ के देखोगे तो घास को उखाड़ के देखोगे इसी तरीके की रूट निकलेंगी, और वो जो रूट रहेंगी बड़ी छोटी सी रूट रहेंगी। कभी किसी घास की रूट देखिए, एकदम हाथ बराबर की घास की रूट और इतनी मोटी घास की रूट, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो होती है फाइब्रस रूट पाई जाती है, पतली सी छोटी सी रूट होती है। अगर मान लो ये रूट डैमेज भी होगी तो नई फाइब्रस रूट आ जाएंगी वहां पे। तो ये याद रखोगे तुम लोग कि फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट्स होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं और इनकी लाइफ भी कम होती है, और ये आगे चल के रिप्लेस हो जाती है। अगर ये टूट गई या डैमेज हो गई तो आगे चल के नई फाइब्रस रूट आ जाती है इसमें। तो ये हो गया अपना फाइब्रस रूट, इसका एग्जांपल था, वीट था इसका एग्जांपल। अब थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट की बात करो तो सभी लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। नॉर्मली होता क्या है, अब भी मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर डाइकॉट सीड की बात करूं मैं तो उसमें 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है, एक प्रीम्यूल प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है। प्रीम्यूल आगे चल के शूट बनाएगा, रेडिकल आगे चल के क्या बनाएगा, रूट्स बनाएगा। अब रेडिकल आगे चल के रूट बनाता है, तभी जाके रूट बनती है। रूट जमीन पे रहती है, जमीन में फैलती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। बट एडवेंटिशियस रूट की अगर मैं बात करूं तो एडवेंटिशियस रूट थोड़ी अलग रूट्स होती है। ये ऐसी रूट्स होती है जो रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से उगती है, मतलब ये रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से उग जाएंगी। तो ये यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इट ग्रोज फ्रॉम parts other than radical। तो ये रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से ग्रो हो जाएंगी। इसके एग्जांपल की बात करें, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बनियान ट्री। सभी लोगों ने बनियान ट्री देखा होगा, सभी बच्चों ने बनियान ट्री देखा होगा। अब बनियान ट्री में तुम लोगों ने अगर बड़ा वाला बनियान ट्री देखा होगा, उसमें से कुछ ऐसे रस्सिया टाइप के स्ट्रक्चर या रूट टाइप के स्ट्रक्चर नीचे आते हैं, उन्हीं को बुलाता है एडवेंटिशियस रूट। क्या होता है, बनियान ट्री जो होता है इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, उसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे बनियान ट्री बढ़ता है वो और ज्यादा फैलता है, फैलने के कारण उसका वजन बढ़ता है, वो डगान जो रहती है या जो ब्रांचेस रहती है उनका वजन बढ़ने लगता है, और वो ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकती है। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए वो जो रूट्स रहती है वो रूट्स निकलती है ऊपर से, और ऊपर से निकल के जमीन पे आके ऐसे जुड़ जाती है ताकि वो पेड़ को सपोर्ट मिले। तो ये हो गया तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट। फिर इसके बाद अपन ने देखा था, ये सब पढ़ने के बाद मैंने तुम लोगों को बताया था फंक्शंस ऑफ रूट के बारे में, कि रूट सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रूट सिस्टम का, कि रूट सिस्टम क्या करता है। तो रूट पर्टिकुलरली वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तुम लोगों को पता होगा, कोई भी पेड़ देख लो, मैक्सिमम पेड़ की रूट तुम लोगों को सॉइल के अंदर मिलेगी, मिट्टी के अंदर मिलेगी। कोई भी, मेरे यहाँ तुलसी का पेड़ है और कितने सारे पेड़ है अपने घर के आजू बाजू, जाम के पेड़, तुलसी के पेड़, आम के पेड़, इतने सारे पेड़ लगे हुए, सबकी रूट्स तुमको सॉइल के अंदर मिलेगी। और रूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो रूट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो सॉइल से मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एक बार जब वो पानी और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक के, जहां पे भी उस पानी और मिनरल की जरूरत है। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया रूट का एक इंपॉर्टेंट काम। सेकंड काम के बारे में बात करूं मैं, तो सेकंड काम ये है कि रूट जो है वो पेड़ को पकड़ पहुंचाता है। इसका मतलब क्या, देखो अभी अगर मान लो तुम लोगों ने देखा होगा, कई बार अपन लोग बस में जाते हैं। अब बस में जाते हैं और पूरी सीट अगर भरी हुई है, बस में जा रहे हो तुम लोग और पूरी सीट अगर भरी हुई है, अब वहां से बस ने ऐसा टर्न लिया और तू खड़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो क्या कर लेता, ऊपर कहीं पकड़ लेता अपने हाथ से, ताकि बस अगर टर्न ले तो वो गिरे ना किसी के ऊपर। हाथ से वो अपना बैलेंस बनाता है और हाथ से पकड़ के रखता है, अपने बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि भले ही बस ऐसा टेढ़ी हो, आड़ी हो, कैसी भी हो, वो सीधे रहे, किसी के ऊपर गिरे ना।
तो वो किससे पकड़ बनाया उसने, हाथ से पकड़ बनाया। उसी तरीके से तुम लोगों ने देखा होगा सी के तरह, सी के पास या बीच के पास, कोई भी बड़ी बड़ी बीच जो होती है, सी होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके बीच में बीच बोल रहा हूं मैं, समुद्र के पास के तट को, समुद्र के तट को बोला जाता है बीच। वहां पे क्या होता है, तो बड़े बड़े नारियल के पेड़ रहते हैं। अब नारियल के पेड़ जो रहते हैं, तुम लोग देखना कई बार अगर समुद्र में बहुत अच्छी एकदम लहर चल रही है, एकदम पानी की लहर दिख रही है, और ये पानी की लहर दिखती है हवा के कारण, हवा जम से आए तो पानी की लहर आती है उसके साथ साथ। तो जब हवा चलती है तो उसके कारण क्या होता है, ऐसा अगर कोई स्ट्रेट अगर नारियल का पेड़ है तो हवा के कारण वो इतना बैंड हो जाता है, और जैसी हवा गई तो वापस वो अपने स्ट्रेट जगह पे आ जाता है। पर वो पेड़ टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि उसने अंदर मिट्टी के अंदर एक पकड़ बना के रखी है, एक ऐसी मजबूत पकड़ बना के रखी है कि कोई भी आ जाए अब पेड़ नहीं टूटेगा जब तक कि अपन उसको काट ना दे। कई बार पता है क्या होता है, कई बार लोग बाग, जैसे अभी रोड बन रहा है तो जैसे मान लो रोड बन रहा है तो सामने जो पेड़ रहते हैं वो पेड़ को काटते हैं। पेड़ को काटने के चक्कर में जब वो पेड़ काटते हैं ना, कई पेड़, बनियान ट्रीज को तुम लोग देखोगे या कई बड़े बड़े पेड़ को देखोगे ना, उसकी जड़ इतने अंदर तक के फैली रहती है कि उन्होंने पेड़ को काटा। अब जड़ को काटने गए वो तो कई जड़ जो रहती है वो घर के नीचे तक के रहती है। अब जड़ को काटोगे तो घर तुम्हारा खराब हो जाएगा, घर तोड़ना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ को ऊपर से काट देते और फिर उधर ही ऊपर रोड बना देते, जड़ को खराब नहीं करते, ताकि वो पेड़ पूरी तरीके से अपन डिस्ट्रॉय ना करें, इससे कोई घर वर खराब ना हो। तो पेड़ का जो, या फिर अपन रूट्स की बात करें तो रूट्स का जो दूसरा काम है वो है एंकरेज प्रोवाइड करना। एंकरेज प्रोवाइड करना मतलब एक पकड़ प्रोवाइड करना जिसके कारण पेड़ स्टेबल खड़ा रहे। ठीक है, चलो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रूट्स क्या करते हैं, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज अपन ने डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब अपन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज तुम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, सभी लोग ध्यान देना, अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलो तो मैं इसको बिठाता हूं और अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट रुक जाओ, आगे का अपन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो अब एक नया टॉपिक तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है रीजन ऑफ रूट्स। तो अब नया टॉपिक तुम्हारा चालू हो रहा है। इस टॉपिक का नाम है रीजन ऑफ रूट्स। रीजन ऑफ रूट्स कि रूट में अलग अलग कौन से रीजन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोरगांव की बात करूं तो बोरगांव में अलग अलग रीजन है। कैसे रीजन है मैं बताता हूँ। बोरगांव की अगर मैं बात करूं तो बोरगांव में अलग अलग कॉलोनीज है। लोग बाग जिस कॉलोनी में रहते हैं वो उस कॉलोनी से पहचाने जाते हैं। जैसे मैं उधर रहता हूँ पावर कॉलोनी तरफ, तो मेरे को बोलेंगे हाँ ये पावर कॉलोनी रीजन का है। कोई जैसे इधर रहता है शानी कॉलोनी में तो उसको बोलेंगे शानी कॉलोनी के रीजन का है। तो ये रीजन है। उसी तरीके से तुम लोग जब जड़ देखते हो, रूट देखते हो, रूट को हिंदी में जड़ बोला जाता है, जड़। तो जब तुम लोग रूट देखते हो तो रूट में अलग अलग रीजन्स होते हैं। क्या क्या रीजन्स पाए जाते हैं, चलो अपन उसके बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर मैं रूट्स के बारे में बात करूं तो देखो ये बहुत, अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तुम लोगों को समझना है इस डायग्राम को, इसके बारे में समझना है और जो भी बता रहा हूं सब याद रखना है। चलो तो रूट की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो रूट का स्ट्रक्चर कुछ अपने को इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। अब पहले तो मैं तुम लोगों को एक चीज के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब सबसे पहली चीज जो मैं तुम लोगों को बताता हूं वो ध्यान से सुनना। ये मेरे हाथ में है पेन। अब पेन की अगर मैं बात करूं तो पेन के टिप को मैं किसको बोलूंगा। अगर मैंने ये रखा है पेन और मैंने पूछा बताओ पेन का टिप कौन सा है, तो जो पेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उसको तुम लोग टिप बोलोगे और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको अपन बेस बोलेंगे। जैसे मैं इंसान की बात करूं, मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा टिप क्या है, मेरा सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, तो मेरा सर जो है, मेरा हेड जो है ये मेरा टिप है और मेरे पैर जो है वो मेरे क्या है, बेस है। तो अगर मैं बात करूं रूट की तो तुम लोगों को पहले तो एक चीज पता होना चाहिए, रूट जो होता है वो कहाँ ग्रो करता है। देखो शूट जो होता है वो जमीन के ऊपर ग्रो करता है और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है। शूट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक बीज लगाया यहाँ पे, तो शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड। मैं लिख दूंगा शूट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ ग्रो करता है। और रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे ग्रो करता है, रूट जो है ये ग्रो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरह ऐसा डाउनवर्ड ये ग्रोथ करता है। तो रूट्स की ग्रोथ कैसी होती है, तो ये
ये होती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होती है। अब कोई भी बच्चा तुम लोगों से पूछे या कोई भी आके तुम लोगों से पूछ ले कि बताओ जो रूट है, रूट की टिप अपन किसको बोलेंगे? ये मेरा पेन है, पेन की टिप किसको बोला? मैंने इसको बोला, क्योंकि ये पेन के ऊपर का पार्ट है। अब रूट की बात करूं मैं, तो तुम लोग मेरे को बताओ, क्या मैं रूट की टिप इसको बोलूंगा या फिर मैं रूट की टिप इसको बोलूंगा? बोलो, रूट की टिप किसको कहा जाएगा? अब मैं बताता हूं रूट की टिप किसको बोलेंगे। तो रूट की टिप कही जाती है इसको, क्योंकि इस पार्ट से रूट ग्रो करता है और नीचे की तरफ अंदर फैलता है। क्योंकि मेरे को पता है रूट डाउनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने वाला पार्ट है ये वाला, तो इसको बोला जाता है रूट का टिप। चलो, तो टिप अपने को क्लियर हो गया है। तो अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो तुम लोगों को याद रखना होगा कि रूट जो होते हैं ये जमीन में अंदर के तरफ ग्रो करते हैं, जमीन में अंदर ग्रो करते हैं और नीचे के तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ने देख लिया। अब सेकंड पॉइंट, तो ये जो पार्ट है अपना, इस पार्ट को बोलेंगे अपन रूट टिप, इसको अपन बोलेंगे रूट टिप, या फिर इसको अपन बोलेंगे रूट का एपेक्स। टिप और एपेक्स मतलब सेम होता है। मेरे हेड की अगर मैं बात करूं इंसानों की, तो हेड क्या है मेरा? हेड मेरा टिप है, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं एपेक्स। पेन के एपेक्स या टिप की बात करूं तो पेन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, दैट पार्ट इज द एपेक्स और द टिप पार्ट ऑफ द पेन। चलो, तो ये वाला पार्ट जो हो गया, ये रूट का कौन सा पार्ट हो गया? ये रूट का जो पार्ट हुआ इसको अपन बोलेंगे रूट टिप, या फिर इसको अपन बोलेंगे रूट एपेक्स। अब तुम लोगों को बताता हूं, अगर तुम में से किसी भी बच्चे ने जड़ को उखाड़ा होगा, अगर किसी पेड़ को जड़ सहित उखाड़ा होगा, तो तुम लोगों ने कभी अगर रूट को सही तरीके से एग्जामिन किया है या फिर रूट को तुम लोगों ने सही तरीके से देखा है, तो एक चीज बताता हूं तुम लोगों को, जड़ को जब तुम लोग देखोगे तो जड़ का जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो सबसे नाजुक पार्ट होता है और सबसे मुलायम पार्ट होता है। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जड़ का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये सबसे नाजुक पार्ट होता है और सबसे मुलायम पार्ट होता है। ये इसीलिए क्योंकि ये अंदर मिट्टी में अंदर ग्रोथ कर रहा है। देखो, इंसान की अगर मैं बात करूं तो अपन लोग जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं। अब मेरी हाइट ग्रोथ हो रही है तो मैं पहले मैं मान लो इतने हाइट का था, अब इतने हाइट का हुआ, इतने हाइट का हुआ, इतने हाइट का हुआ, क्योंकि अपन एयर मीडियम में, हवा वाले मीडियम में मेरी हाइट ग्रोथ हो रही है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी हाइट ग्रोथ हो रही है, बढ़िया है। बट अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स किसमें? मिट्टी के अंदर अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर रूट्स बढ़ते। तो मिट्टी के अंदर जब वो बढ़ते, तो जैसे मान लो पहले ये था एक सॉइल, जैसे मैंने लिख दिया कि ये है सॉइल, सॉइल के अंदर पहले रूट्स थे, इतने रूट्स थे। अब मान लो ये रूट जब आगे बढ़ेगा तो अंदर तो मिट्टी है, ये अंदर मिट्टी है, तो रूट जब बढ़ेगा तो वो मिट्टी में वो रूट डैमेज ना हो या फिर उस रूट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पता है क्या होता है? रूट के पास एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, रूट के पास, और इस कवरिंग को बोला जाता है रूट कैप। क्या प्रेजेंट होती है? एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है रूट कैप, ताकि ये जो रूट का टिप वाला पार्ट है या फिर रूट का जो एपेक्स वाला पार्ट है ये पार्ट प्रोटेक्टेड रहे। समझ रहे हैं तुम लोगों को? देखो अपन लोग, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे घर के आजू बाजू कचरा हो गया, अब कचरा हो गया, मेरे को कचरे को साफ करना है। नॉर्मली अगर मैं मेरे हाथ से जाके कचरा उठाऊंगा और जमा करूंगा, किधर भी इकट्ठा करूंगा और फेंक के आऊंगा, तो इससे मेरे हाथ खराब हो सकते हैं। और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इंसानों को मैक्सिमम जो डिसीज फैलती है या बीमारियां होती है वो कचरों के कारण होती है, गंदगी के कारण होती है। और गंदगी में मैं जाके हाथ डालूंगा, मास्क का यूज नहीं करूंगा, मतलब सही तरीके से केयर नहीं करूंगा, तो मेरे को बीमारी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा? ग्लव्स यूज करूंगा, मास्क यूज करूंगा, तब जाके वहां पे कचरे को उठाऊंगा और वो सब फेंकूंगा। ये ह्यूज अमाउंट के कचरे की बात कर रहा हूँ। तुम लोग ये मत सोचना कि भैया अपने घर में कचरा भी ऐसी साफ करते क्या। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कचरा हुआ, झाड़ू लगा रहा हूँ तो ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के झाड़ू लगा रहा हूँ मैं। घर पे ऐसा नहीं, क्योंकि घर पे कचरा कैसा निकल रहा है? मिनिमम अमाउंट में निकल रहा है और उसको अपन साफ कर सकते हैं। बट जब ह्यूज अमाउंट में कचरे को साफ किया जाता है तो हाथ में ग्लव्स पहना जाता है, मुंह में मास्क रहता है, ताकि इंसान अपने आप को बचा सके उस डिसीज से, उस कचरे से होने वाले डिसीज से। क्यों? क्योंकि कचरे में मैक्सिमम पैथोजेंस पाए जाते हैं। पैथोजेंस पता है किसको बोला जाता है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिससे अपने को क्या होती है? बीमारी होती है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, उसी तरीके से ये रूट का नाजुक पार्ट है। ये जो रूट है, ये रूट नीचे की तरफ बढ़ने वाला है, नीचे की तरफ अगर बढ़ने वाला है, उसका नाजुक पार्ट है, तो रूट क्या करेगा? इस पार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास, रूट के पास एक कवरिंग होती है और इस कवरिंग को कहा जाता है रूट कैप। अब एक और चीज बताता हूं। अब पता चला, मैंने तुम लोगों को आज ये कहानी बताई कि रीजन ऑफ रूट के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने बताया कि रूट जो होता है, रूट का जो टिप होता है या फिर एपेक्स होता है, ये वाला पार्ट कवर होता है रूट कैप से। तो एक बच्चा गया घर जाने के बाद उसने क्या किया? एक पेड़ लिया, पेड़ को खोदा खादी किया और पेड़ को उखाड़ लिया। उसने
उखाड़ने के बाद वो बच्चे ने देखा, रूट देखी उसकी, रूट देखने के बाद वो बच्चे ने रूट का टिप देखा, रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट देखा, रूट का टिप या एपेक्स देखा। अब एपेक्स देख रहा है वो बच्चे को, रूट कैप दिख ही नहीं रहा है, बहुत ध्यान से देखो, एकदम आंख के पास लाके देखो, बोले मेरे को रूट कैप दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो रूट कैप होता है ना, अब एक चीज बताता हूँ, रूट कैप जो होती है माइन्यूट कवरिंग होती है, एक ऐसी कवरिंग होती है जो अपन आंखों से नहीं देख सकते। बट यहाँ पे ये चीज तुम लोगों को मानना पड़ेगा, ये चीज रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कवरिंग है जो उस रूट को बचा रही है। बट कैसी कवरिंग है? बहुत माइन्यूट कवरिंग है। ऐसा नहीं कि तुम लोगों को आंखों से दिखेगा कि वहां कवरिंग है तब जाके तुम लोग विश्वास करोगे कि कवरिंग है। बोलने से मैं बता रहा हूं कि वहां पे कवरिंग प्रेजेंट रहती है और हर प्लांट में ये कवरिंग प्रेजेंट होती है, बट अगर अपन देखेंगे आंखों से तो देखने में विजिबल नहीं होंगी। चलो, तो ये हो गया अपना रूट के बारे में कि ये जो रूट दिख रहा है, इस रूट का ये नीचे वाले पार्ट को अपन बोलेंगे रूट टिप या फिर रूट एपेक्स, और ये जो एपेक्स नाजुक पार्ट होता है, रूट का टिप या फिर रूट का एपेक्स नाजुक और मुलायम पार्ट होता है, इसको कवर करना बहुत जरूरी, नहीं तो ये डैमेज हो जाएंगे या फिर हार्म हो जाएगा इसको। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है और इस कवरिंग को बोला जाता है रूट कैप। अब मैं तुम लोगों को अलग अलग जगह बताता हूं। सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, प्लांट में पता है ग्रोथ के लिए एक सेल पाई जाती है जिसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर क्योंकि ये चैप्टर पहले है, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पहले, और अभी मेरे को इन सेल्स की जरूरत है, इसीलिए मैं इन सेल्स की बात अभी कर रहा हूं। आगे आने वाले चैप्टर में पूरे प्लांट सेल्स के बारे में बताऊंगा मैं तुम लोगों को, स्टोमेटा के बारे में बताऊंगा तुम लोगों को, ग्राउंड टिश्यूज के बारे में बताऊंगा, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सारे टिश्यूज के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। बट अभी मेरे को यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत टिश्यूज की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये चीज समझाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे। क्या लिख रहा हूँ इधर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लांट में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, प्लांट में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। सभी लोग ध्यान से समझना कि प्लांट में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तुम लोगों ने देखना कि मान लो मेरे पास एक बड़ा सा जाम का पेड़ है, मैंने क्या किया, मेरे घर के सामने कुछ वायरिंग थी और वो जाम का पेड़ बढ़ गया था और वो वायरिंग में अटक रहा था जाम का पेड़, तो मैंने क्या किया, नीचे से उसकी 2-4 डगान काट दी, 4-5 डगान काट दी। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या देखा मैंने, तो वापस वो डगान की जगह और नई डगान आ गई। नई डगान क्यों आई? क्योंकि वहां पे कुछ प्लांट में टिश्यू प्रेजेंट है, और ये टिश्यू कौन से है, ये ऐसे टिश्यूज है जो क्या करने में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं, और इन टिश्यूज का नाम है, दिस टिश्यूज आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन टिश्यू को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये चीज दिमाग में डाल लो कि अगर पेड़ बढ़ रहा है, अगर पेड़ की हाइट बढ़ रही है ऊपर से और पेड़ नीचे से भी बढ़ रहा है, तुम बोलोगे यार नीचे से कैसे बढ़ रहा है, तो नीचे उसके क्या होता है, पेड़ के नीचे वाले पार्ट में, अंडरग्राउंड पार्ट में क्या होता है, जड़ होती है और जड़ नीचे की तरफ बढ़ती है। देखो जो स्टेम होता है, स्टेम ऊपर की तरफ हवे में ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो जड़ होती है वो जड़ नीचे की तरफ जमीन में बढ़ती है। तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, वर्टिकली अपवर्ड भी होती है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी होती है। ऊपर ग्रोथ करने के लिए बोलो या फिर नीचे ग्रोथ करने के लिए बोलो, प्लांट में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कोई टिश्यू लग रहे हैं और उन टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वहां पे कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं, अब मैं तुम लोगों से सिंपल सा सीधा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो ये मेरा पेन है, चलो पेन छोड़ो, पेन तो एक अलग बात है, ये मेरा हाथ है, मैंने बोला मेरी उंगली बढ़ने लगी या फिर मेरा हाथ बढ़ने लगा, तो तुम लोग बताओ कि जो सेल रिस्पॉन्सिबल होंगे मेरे हाथ को बढ़ाने के लिए, वो सेल मेरे हाथ में कहां पाए जाएंगे, वो सेल कहां पाए जाएंगे मेरे हाथ में। तो सिंपल सा इसका आंसर मैं ही बताता हूं, ध्यान से सुनना कि ये अगर मेरा हाथ है और मैंने बोला कि मेरा हाथ बढ़ रहा है, तो वो सेल मेरे हाथ के टिप पे पाए जाएंगे, टिप पे। क्यों? क्योंकि पहले उंगली बढ़ेगी, उंगली बढ़ के फिर ये थोड़ा हाथ बढ़ने लगेगा। उसी तरीके से अगर रूट की मैं बात करूं, रूट अगर बढ़ रहे नीचे की तरफ, तो वो ग्रोथ वाले सेल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, वो ग्रोथ वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे टिप पे, यहाँ पे वो ग्रोथ वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे, तभी जाके इस रूट की अपन क्या बोल सकते हैं, नीचे ग्राउंड में क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो इस रूट का ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे इस पार्ट को बोला जाता है रूट टिप या फिर रूट एपेक्स। ये वाला पार्ट एक कवरिंग से कवर्ड होता है और इस कवरिंग को कहा जाता है रूट कैप। अब ये जो रूट टिप या फिर रूट एपेक्स वाली जगह है, यहाँ पे कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, और जो टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं, दिस टिश्यूज आर नोन एज, ये टिश्यू को यहाँ पे बोला जाता है, इन टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन टिश्यू को क्या बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू है, तो मैं लिख दूंगा these are the tissues which helps
which helps in the growth of the root. तो ये कुछ ऐसे टिश्यू है जो क्या करने में मदद कर रहे हैं, इस रूट की ग्रोथ करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर रूट की बात करूं मैं, तो रूट का जो एपेक्स या फिर रूट का जो टिप वाला पार्ट है, इस जगह पे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, तो इस जगह पे पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ रूट। ये रूट की ग्रोथ होने में मदद करते हैं, क्योंकि इस जगह पे क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इसीलिए इस जगह को कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। चलो, तो ये तुम लोगों को पढ़ा दिया मैंने सबसे पहला रीजन, फर्स्ट रीजन मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया। और इस रीजन का नाम क्या है, इस रीजन का नाम है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे इस रीजन में कोई पूछता है, कोई मेरे से खड़ा हो गया सामने और बोल रहा है बताओ ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एक ऐसी जगह है रूट में जिस जगह पे क्या पाए जाते हैं, जिस जगह पे पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता है क्या करते हैं, वहां पे मेरिस्टेमेटिक, तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों ग्रोथ करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं। कंटिन्यूअस, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल डिवीजन होते जाता है। तो एक और चीज अपन लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ये रैपिड सेल डिवीजन शो करते हैं, रैपिड सेल डिवीजन की प्रोसेस को शो करते हैं। तो ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एक ऐसी जगह है रूट में जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रूट की ग्रोथ में मदद करते हैं, और ये टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं या फिर रैपिड सेल डिवीजन करते हैं। फटाफट सेल डिवीजन करते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल बस डिवाइड होते रहते हैं वहां पे। और तुम लोग देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे कान है, ठीक है, कान है मेरे, अब कान में नॉर्मल मेरे कान है, कान की ये ऊपर की लेयर है स्किन की, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो किसी व्यक्ति के कान में एकदम से सेल डिवीजन होना चालू हो गया, किसी व्यक्ति के कान में एकदम से सेल डिवीजन होना चालू हो गया, तो क्या होगा, कान में सेल डिवाइड होंगे और फटाफट सेल का नंबर बढ़ने लगेगा। और एक बात, अगर सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा कान का साइज भी बढ़ने लगेगा, हाँ या नहीं। अगर ये मेरा कान है, कान में मान लो 10 सेल है, अब 10 सेल डिवाइड करना चालू कर दे तो 10 सेल क्या करेंगे, 20 सेल बनाएंगे, वो 20 सेल 40 सेल बनाएंगे, 40 सेल 80 सेल बनाएंगे। जब इतने सारे सेल मेरे कान में बनने लगेंगे तो मेरे कान का साइज कैसा बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा मेरे कान का साइज। उसी तरीके से रूट केस में क्या होता है, तो रूट की टिप पे या फिर एपेक्स पे कुछ टिश्यू होते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। ये कंटिन्यू सेल डिवीजन करते हैं, इसीलिए इस जगह को कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये जो पहला पार्ट है, ये तुम लोगों ने रूट का जो सबसे पहला पार्ट पढ़ा है, दिस पार्ट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब प्लांट का ये एक रीजन और बच गया और ये दूसरा रीजन और बच गया। अब ये 2 रीजन कौन से हो गए, चलो इसके बारे में भी बात करता हूं मैं। तो अब ये जो सेल यहाँ पे डिवाइड हुए और सेल यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहे हैं, अब ये सेल्स जो रहते हैं ना, ये सेल्स जो है, अब इन सेल्स का साइज बढ़ने लगता है। कैसा बढ़ने लगता है, तो ये सेल्स, जैसे मान लो ये सेल्स ऐसे, ये ऐसे सेल्स है, ये इस तरीके के सेल्स दिख रहे हैं तुम लोगों को। यहाँ पे नॉर्मल मैंने सेल्स कैसे बनाए, सर्कुलर शेप के सेल्स बनाए, सर्कल शेप के या स्फीरिकल शेप के सेल्स बनाए। बट इस जगह पे सेल्स पता है क्या होता है, तो सेल का साइज बढ़ने लगता है, सेल कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे नीचे अगर रूट की मैं बात करूं तो रूट के सबसे नीचे वाले पार्ट में क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कंटिन्यू सेल डिवीजन कर रहे हैं और सेल वहां बनते जा रहे। अब जैसे ये सेल ऊपर की तरफ जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे, अगर सेल ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सेल का धीरे धीरे साइज बढ़ता है और इस जगह पे सेल का साइज बढ़ता है, ये वाली जगह पे सेल्स का साइज बढ़ता है। क्योंकि इस जगह पे सेल का साइज बढ़ता है तो यहाँ पे जो जगह होती है, इस जगह को सेकंड जगह बोला जाता है और ये जगह को बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है बढ़ना। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ पे देखो सेल पहले नॉर्मल थे, उन लोगों ने सेल डिवाइड किया, बहुत सारे सेल्स बनाए, अब ये सेल का साइज क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और जिस जगह पे सेल का साइज बढ़ने लगा, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ इलोंगेशन।
तो जिस जगह पे सेल का साइज बढ़ने लगा उसी जगह को बोल दिया रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो बोलो समझा गया तुम लोगों को? मैंने दो जगह बताया, कौन सी जगह? सबसे पहली जगह मैंने बताया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर प्रेजेंट है और वो फटाफट सेल डिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेल डिवाइड होके बन रहे हैं, ये सेल्स आगे चल के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद ये सेल्स का साइज बढ़ रहा है। जिस जगह पे सेल का साइज बढ़ रहा है इस जगह को बोल दिया अपन ने रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब क्या होगा? अब सेल का जो साइज होता है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के बढ़ता है। मान लो सेल जो था, सेल का साइज मान लो इतना है, नॉर्मली मान लो सेल जैसे नॉर्मल सेल इतना सा बना और उसका साइज जो बड़ा होके वो सिर्फ इतना बड़ा होने वाला है। नॉर्मल जो सेल था, सेल जब बना तो उसका साइज इतना था और जब वो बड़ा होगा तो वो इतना होगा। तो एक लिमिट होती है सेल के साइज की। हर सेल, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बड़े सेल्स की बात करूं, इंसानों में मैं अगर बड़े सेल की बात करूं तो इंसानों में जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है अपना न्यूरॉन। तुम लोगों ने देखा होगा उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं उनको। न्यूरॉन जो होता है ये थोड़ा बड़ा सेल पाया जाता है। उसी तरीके से अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल का एक लिमिटेड साइज होता है कि सेल पहले छोटा सा था, अब सेल की ग्रोथ हुई, सेल का साइज बढ़ा, साइज बढ़ने के बाद एक लिमिटेड साइज तक के उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन में साइज इंक्रीज होगा बट एक लिमिटेड साइज तक के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइज बढ़ रहा है सेल का तो बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहा है। एक लिमिटेड साइज तक के उनका क्या बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि सेल का साइज बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब मान लो मैंने बोला कि पहले सेल जो बना वो एक पॉइंट जैसा दिख रहा था, अब उसका साइज बढ़ के सिर्फ इतना होना चाहिए। तो इस टाइम के बाद जब सेल इतना बड़ा हो जाएगा, अब उसकी क्या होंगी, सेल ग्रोथ नहीं होगी, अब वो सेल का साइज नहीं बढ़ेगा। तो जब सेल का साइज नहीं बढ़ता है और उस समय सेल जिस जगह पे पाए जाते हैं, दिस प्लेस इज नोन एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस जगह को बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसका मतलब क्या कि अब यहाँ पे जो सेल है ये कैसे सेल है, ये मैच्योर सेल है। क्यों मैच्योर सेल है? क्योंकि अब इनमें पूरी तरीके से ग्रोथ हो चुकी है। इंसानों में सुना है तुम लोगों ने, इंसानों में सुना होगा कि बड़े मुश्किल से लड़कों की हाइट 21 साल तक के बढ़ती है और लड़कियों की हाइट 18 साल तक के बढ़ती है। 21 साल तक के बढ़ गई हाइट, मान लो इतनी हाइट हो गई 21 साल तक के, तो इतनी नहीं आएंगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि 21 के बाद में मान लो 30 साल का हो गया, मैं सोच रहा हूं मेरी हाइट ही नहीं बढ़ रही। हो गया, जितना सेल डिवीजन होना था, जितनी बॉडी की हाइट बढ़नी थी, जितना ग्रोथ होना था, वो मेरे 21 साल तक के हो जाता है। क्योंकि एक एज लिमिट होती है अपने बॉडी में कि इतने साल तक की तुम्हारी बॉडी ग्रोथ करेगी, हो गया। ऐसा नहीं, अगर इंसानों को पता है ग्रोथ का लिमिट नहीं होता तो पता है क्या होता, हर साल इंसान की हाइट बढ़ती और जब इंसान 50-60 साल का होता ना, वो बड़े पेड़ जैसे दिखता, वो बड़ा हो जाता। क्योंकि देखो 21 साल तक के मान लो मेरी हाइट इतनी हो गई और 21 साल काउंट करो और इतनी हाइट ऊपर इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, इससे मेरे से डबल आदमी हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, एक लिमिट होता है। उसी तरीके से सेल जब डिवाइड होते, देखो यहाँ पे सेल डिवाइड होंगे, सेल डिवाइड होने के बाद एक जगह आएगी जहाँ पे सेल का साइज बढ़ेगा। साइज भी कैसा बढ़ेगा, एक लिमिट तक के बढ़ेगा। तो जिस जगह पे सेल का साइज बढ़ेगा उसको बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। जहां पे सेल का साइज बड़ा होना बंद हो जाएगा उस जगह को अपन बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पे मैच्योर्ड सेल पाए जाते हैं जिनकी हाइट वाइट बढ़ चुकी है। अब देखो 21 साल का कोई लड़का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाँ लड़के में मैच्योरिटी आ गई है। अब लड़का अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, बाहर भेज दो इसको, ये पढ़ सकता है बाहर। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी आ गई, लड़के ने बिल्कुल अपना स्कूल्स कर लिया, 18 साल तक के 12वीं पास कर लिए, अब कॉलेज वॉलेज के टाइम आ गया, इसको तो भेज दो बाहर, तो मैच्योरिटी आ गई। उसी तरीके से जब सेल डिवीजन सेल साइज बढ़ना बंद हो जाएगा तब अपन सेल्स को बोलेंगे कि ये कौन सा रीजन है, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अपन लोग यहाँ पे जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, इस टॉपिक का नाम था रीजन ऑफ रूट्स। तो तुम लोगों को मैंने रूट में 3 अलग अलग रीजन बताए हैं। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो तो क्या 3 रीजन बताया, फिर से एक बार इसको पूरा खत्म करते हैं अपन। पहली चीज तो ये दिमाग में फिट कर लो कि प्लांट्स में अगर कहीं पे भी ग्रोथ हो रही है, अगर प्लांट में कहीं पे भी ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेल रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा, वो टिश्यू या जो सेल होगा उसको अपन बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर उसको अपन बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट में ग्रोथ के लिए जो सेल या टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उस सेल या टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब रूट की अगर मैं बात करूं तो ये रूट का ये स्ट्रक्चर है। अब रूट का जो स्ट्रक्चर होता है, रूट के स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है रूट टिप या फिर इसको बोला जाता है रूट एपेक्स। इस जगह पे क्योंकि नाजुक जगह होती है और मुलायम जगह होती है, बहुत नाजुक जगह होती है, तो इसको कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट रहती है।
और ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग इसमें प्रेजेंट होती है, इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को कहा जाता है रूट कैप। क्या बुलाता है इस कवरिंग को? रूट कैप बुलाता है। अब देखो ये मेरी उंगली है, अगर मेरी उंगली में मान लो एक मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ग्लव्स पहन लिया। अब मैंने मेरी उंगली में क्या पहन लिया? ग्लव्स पहन लिया, और अब मैं कचरा उठा रहा हूं, तो बोलो क्या मेरी उंगली खराब होंगी? क्या नहीं होंगी मेरी उंगली खराब? क्योंकि जब तक कि मैंने ग्लव्स नहीं पहना था और मैं कचरा उठा रहा था, जैसे मान लो मेरे घर के सामने बहुत गंदगी है, बहुत सारा कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, अब मैं नॉर्मल ऐसे ही हाथ लेके चले गया और कचरा उठा के इधर उधर फेंक रहा हूँ, क्या होगा? मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, उसमें वो कचरा लगेगा तो गंदे हो जाएंगे। बट अगर मैं हाथ में ग्लव्स पहन लेता हूँ तो मेरे हाथ को मैं प्रोटेक्ट करूंगा गंदे होने से। उसी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ये नाजुक पार्ट होता है रूट का, ये रूट का एपेक्स से टिप वाला पार्ट जो होता है नाजुक पार्ट होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट होती है और इस कवरिंग को कहा जाता है रूट कैप। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो कवरिंग होती है या फिर रूट का ये जो टिप वाला या एपेक्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, और जो सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उन सेल्स को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल पाए जाते हैं यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये फटाफट बस सेल डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं इस जगह पे, इसीलिए इस जगह को बोल दिया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सबसे पहली जगह कि रूट की अगर मैं बात करूं, रूट में जो सबसे पहली जगह है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्यों इसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोला है? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। तो अपन लिख देंगे बिकॉज मेरिस्टेमेटिक cells are present in this region। तो इस जगह पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोल दिया है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब अगर इससे ऊपर वाले रीजन को अपन देखें तो यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवाइड होते हैं, बस यहाँ पे सेल डिवाइड हुए फटाफट। अब डिवाइड होने के बाद क्या होता है? नॉर्मली सेल का साइज पहले मान लो इतना सा है, अब डिवाइड हुआ तो क्या होगा? उसका सेल का साइज बढ़ेगा और एक लिमिट तक के बढ़ेगा। तो जिस जगह पे सेल का साइज बढ़ता है उस जगह को बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर क्या होगा? एक टाइम आ जाएगा सेल का साइज बढ़ना बंद हो जाएगा और सेल सब ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब ये जो सेल्स होंगे कैसे सेल्स होंगे? तो ये सेल्स होंगे मैच्योर्ड सेल्स, और इस जगह को बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अगर मैं रीजन ऑफ रूट की बात करूं कि रूट में कौन सी अलग अलग जगह पाई जाती है, तो रूट में 3 अलग अलग जगह पाई जाती है। कौन सी वो 3 अलग अलग जगह होती है? एक होती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और एक होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तुम लोगों को अगर मैं बता दूं तो नॉर्मली प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट में जो सबसे लास्ट लेयर होती है ना, प्लांट की जो सबसे लास्ट लेयर होती है सेल्स की, जैसे इंसानों की मैं बात करूं तो अपनी सबसे लास्ट लेयर कौन सी है? सेल्स की, स्किन की लेयर है। अरे मेरा स्किन है, स्किन के अंदर मसल है, मसल के अंदर ब्लड वेसल्स है और फिर हड्डियां है। अरे यही है इंसानों की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेरी जो भी चीज मेरे बॉडी के अंदर, किडनी, लीवर, जो भी है मेरे बॉडी के अंदर, उसको कवर करने के लिए मेरे बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है? स्किन प्रेजेंट है। तो मैं मेरे लास्ट लेयर की बात करूं तो वो मेरे स्किन की सेल्स की जो लेयर होंगी उनको मैं बोलूंगा कि मेरे स्किन की सेल्स की जो लेयर है वो मेरे बॉडी की लास्ट लेयर है। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में जो लास्ट लेयर होती है, जो सबसे आखिरी की लेयर होती है, ये लेयर कुछ सेल्स से मिलकर बनी होती है और ये सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स, ये जो लेयर होती है ये कुछ सेल्स से मिलकर बनी होती है एंड दिस सेल्स आर नोन एज एपिडर्मल सेल या फिर एपिडर्मिस सेल भी बोला जाता है इनको। तो एपिडर्मल सेल होते हैं। अब मैं तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। तुम लोग कोई जड़ को तोड़ना, जड़ को तोड़ने के बाद तुम लोग को क्या क्या दिखेगा? प्राइमरी रूट दिखेगा, सेकेंडरी रूट दिखेगा, टर्शियरी रूट दिखेगा। पर उसके अलावा रूट को अगर तुम लोग तोड़ोगे तो रूट में तुम लोगों को हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। थोड़ा रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है रूट हेयर्स। उसको क्या बोला जाता है? रूट हेयर्स। अब मैं तुम लोगों को रूट हेयर्स का एक काम बताता हूँ। जैसे मान लो ये रूट है, जैसे इधर ध्यान देना, ये मान लो एक रूट है, ये उसका ये प्राइमरी रूट हो गई, ये सेकेंडरी रूट हो गई, ये प्राइमरी रूट हो गई, ये सेकेंडरी रूट हो गई और ये थोड़ी थोड़ी ऐसी टर्शियरी रूट हो गई। ठीक है, ये हो गई टर्शियरी रूट। अब अगर ये हो गया नॉर्मल रूट, अब अगर मैं बोलता हूँ कि इन रूट पे क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स प्रेजेंट है। अगर इस तरीके का रूट हेयर इसमें प्रेजेंट रहेगा तो इस तरीके का अगर रूट हेयर प्रेजेंट रहेगा तो तुम लोग देखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले रूट जो थे वो कुछ एक लिमिटेड जगह तक के थे, बट क्योंकि उसमें रूट हेयर्स आ गए तो उसका क्या बढ़ गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा रूट क्या करेगा? उतना ज्यादा रूट वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब कर पाएगा सॉइल से। एक रूट दिख रहा है तुम लोगों को, मान लो एक रूट दिख रहा है ऐसा,
ये रूट दिख रहा है इतना, तो ये रूट पता है क्या कर सकता है, सिर्फ ये रूट इतने जगह से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये सिर्फ इतने जगह से पानी को एब्जॉर्ब करता है। बट अगर मान लो सेम यही वाला रूट है, यही वाला रूट है, ये ऐसा रूट है, और इस रूट में मान लो रूट हेयर्स प्रेजेंट है, ये इस तरीके से रूट हेयर प्रेजेंट है, ये ऐसे रूट हेयर्स प्रेजेंट है, इसमें इस तरीके से रूट हेयर प्रेजेंट है। तो देखो जगह कितनी कवर कर ली, इसने ज्यादा जगह कर ली, ज्यादा जगह या ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लिया। और क्योंकि इसने ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लिया, अब मैं तुम लोग से पूछता हूँ, इसको मैंने बोल दिया ए कंडीशन, इसको बोल दिया मैंने बी कंडीशन। अब कोई तुम लोगों से पूछे कि बताओ ए कंडीशन में रूट ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे या बी कंडीशन में रूट ज्यादा और वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि बी वाली कंडीशन ऐसी कंडीशन होगी जिसमें रूट्स ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स? रूट हेयर्स का क्या फंक्शन होता है? तो रूट हेयर्स का फंक्शन होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं सॉइल का, जिससे वो लोग क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब, ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। चलो तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये जो तुम लोगों को रीजन दिख रहा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन वाले जगह पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, इस तरीके से रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं वो कुछ और कुछ नहीं बट वो एक तरीके के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एपिडर्मल सेल्स थोड़े फैले हुए एपिडर्मल सेल होते हैं वो। तो ये चीज तुम लोग याद रखोगे कि रीजन ऑफ रूट्स अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो रीजन ऑफ रूट्स में 3 जगह होती है। कौन सी जगह? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, इस जगह पे मेरिस्मेटिक सेल्स पाए जाते हैं और फटाफट सेल डिवीजन होता है। सेकंड जगह जो होती है इसको बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पे सेल्स इलोंगेट होते हैं, सेल का साइज बढ़ता है। और फिर अगर मैं बात करूं तो लास्ट रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पे मैच्योर्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक और चीज ऐड कर सकते हो कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या पाए जाते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं। और ये रूट हेयर्स का काम क्या है, तो रूट हेयर्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। रूट हेयर्स बनते कैसे, तो रूट हेयर्स बनते हैं ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। जब एपिडर्मल सेल इलोंगेट होंगे, जब एपिडर्मल सेल फैलेंगे, तब जाके किसकी फॉर्मेशन होगी, रूट हेयर्स की फॉर्मेशन होगी।